वो बड़ौदा से एमपी बने क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था इकानवे में और सिविल एविएशन टूरिज्म मिनिस्टर। तो वो उनसे मिलने का मैं फिर उनको बुलाता था, आधी कहानी उनके कमरे में सुनता था, चाय भी पिलाता था। तो बताओ कैसे एक्टिंग करते थे तुम रावण की और उनको सीता की। और जो राम है उनको पहली दफा मैं इलाहाबाद में ही मिला था और अभी खुशी है कि वो भी एमपी बने। और हमारे हिंदू भाई बहुत पूजा पाठ उनका करते हैं। हमारे सुपर हीरो तो पहले ही थे, वो एज रेसलर दारा सिंह, तो वो भी हमारे साथ राज्यसभा में 6 साल एमपी रहे। तो 4 तो ये रामायण के मेंबर पार्लियामेंट में बने, मतलब इतने मशहूर हुए, इतने ही मशहूर जितना शीला जी और मेरी बहन सलमा जी और बाकी हमारे साथी थे। ये उस वक्त के हीरो और हीरोइनों से का कंपैरिजन। मैमुना सुल्तान जी इनकी बड़ी बहन थी और मेरी नेबर थी, हम 10 साल नेबर रहे। ये उसके बाद भी वहीं कहीं हटा। ये एक राजा जी मार्ग में थे तो 2 था इनका, खाली दीवार थी बीच में। तो बहुत मजा आया, गुफ्तगू में मजा आया। तो मैंने अभी ये मिले अभी मिले कई सालों के बाद, तो कहा उनके साथ भी चिपके रहोगे कि हमारी तरफ भी रहो। तो मैंने कहा अपनी बहन की डिटो बहन। सभी बह रहे हो तो हमने तब हम बोलता था तो इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत नजदीकी और नेक्स्ट नेबर तो वैसे सभी बहन होती है। तो ये एक स्टोरी थी इससे जुड़ी। मुझे याद है कि DD1 जब हुआ तो इंदिरा जी को हमने फंक्शन में बुलाया, कौन से भवन में मुझे याद नहीं है। उसके बाद वो ठीक है जैसे यहाँ आपने किया, तो वहां तो खैर वो बत्ती सब जलाना था। और उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्री दिखानी थी ऑडिटोरियम में, फिर बैठ गए हम लोग। 3री या 4थी रो में बैठे, इंदिरा जी वाली तरह दूर से देखे। तो आयल सीट में मैं, आयल जी रास्ता है, इधर से सीटें इधर है और इधर जाना है। तो आयल सीट पे मैं, फिर इंदिरा जी और फिर भगत जी और फिर इधर। 10-15 मिनट हो गए तो इंदिरा जी ने मुझे हाथ से कहा चलो। अब मैंने कहा भगत जी ने देखा ही होगा, तो हम चले। और हम चले बाहर, मैं आगे चल रहा हूं, इंदिरा जी पीछे। ज्यादा सिक्योरिटी होती नहीं थी, 2-3 लोग। कार में पहुंचे तो भगत जी कहा, मैं दौड़ के मैंने कहा इंदिरा जी क्यों बैठे। मेरा कैबिनेट मिनिस्टर भी था, उन दिनों स्टेट नहीं होता था, डिप्टी एंड कैबिनेट। अगर स्टेट होता था तो डिप्टी नहीं होता था। लेकिन भगत जी ऐसे बैठ के देख रहे हैं मजे से, वो इतने मशगूल हैं उन्हें पता ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर निकल गई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर बाहर है। अरे बाप रे। तो ये एक दूसरी कहानी थी। ऐसी कहानियां। आखिरी कहानी बताऊंगा। मेरी आखिरी मुलाकात इंदिरा जी से इसी दूरदर्शन की वजह से 126 LPTs और HPTs, लो पावर ट्रांसमीटर और हाई पावर ट्रांसमीटर 2 साल में कंप्लीट करने थे, बनाने थे। इंडिफरेंट कश्मीर से करें, कश्मीर से नहीं, ले कारगिल से, क्योंकि वो भी मैंने इनॉग्रेट किया। लकली ले कारगिल वालों में भी मैंने इनॉग्रेट किया। और वो केरला के पास में जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, केरला से गुजर के जाना पड़ता, कन्याकुमारी का रेडियो भी और टेलीविजन, वहां रेडियो भी था। 4 बजे धवम का फोन आया, कहाँ हो? मैंने कहा ऑफिस में हूं। कहा मैडम याद कर रही। मैंने कहा घर पे। तो घर पे गया तो ड्राइंग रूम में मिले।
दो चीजें पूछनी है, एक वो तीन चीजें पूछनी है। ये इतिहास के लिए बता रहा हूँ, किसी बुक में नहीं है, मैंने शायद एक दो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, पूरी नहीं लिखी है। कुछ चीजें कहने की होती हैं, कुछ नहीं कहने की, लिखने की होती। तो ये कहा कि आपको बताया था मैंने, अब 3-4 महीने में इलेक्शन होने वाला है, तो लिस्ट कंपेन कमेटी की मैं बड़ा उसमें था, पूरा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा था, तो इसलिए मालूम था कौन अच्छा स्पीकर है, कौन कास्ट रीजन वगैरह सब जो। तो मैंने नाम बताए, तो उसमें 2 नामों पर उन्होंने टिप्पणी की। नाम नहीं बताऊंगा और टिप्पणी भी नहीं थी। टिप्पणी बता सकता हूँ, एक कहा कि खाली जो बोलता है वो करता नहीं है, और दूसरा सिर्फ बच्चे पैदा करता है। अब मैं दोनों के बारे में नहीं पूछ सका उनसे, लेकिन उनके मरने के बाद बहुत तलाश करने के बाद मिला कि कौन है। बच्चे पैदा करने वाले का नाम लिया था शायद उन्होंने लिया, लेकिन मैंने किसी बुक में नहीं लिखा, नाम उन्होंने लिए। और दूसरा पूछा कि ये वो एलपीटीज एचपीटीज का क्या हुआ। तो मैंने कहा मैं कल सुबह ही जा रहा हूँ 6 दिन के लिए या 5 दिन के लिए मैडम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, साउथ और वेस्टर्न स्टेट में, क्योंकि बहुत सारे 3 दर्जन के करीब एलपीटीज एचपीटीज और कुछ रेडियो स्टेशन भी इनॉग्रेशन के लिए है। भगत जी तो ज्यादा दिल्ली रहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। तो मैं जा रहा हूं, तो अरे मैं तो सुबह श्रीनगर जाना चाहती थी। तो मैंने कहा क्या होगा, कैंसिल करूं? कहा नहीं, वो प्रायोरिटी है, वो जरूर करो। श्रीनगर का मुझे बताओ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा कोई मीटिंग है? आपने तो बताया। मैंने कहा नहीं, मीटिंग है, मैं इंदिरा नेहरू जी के साथ, अपने बापू जी के साथ हमेशा बचपन से जाती थी, जब अक्टूबर एंड में और बिगिनिंग ऑफ नवंबर में चिनार के पत्ते कलर चेंज करते हैं, ग्रीन से लाइट येलो, फिर येलो, फिर रेड, और रेड डाल के बाद जेट रेड के बाद फिर गिर जाते हैं। उसके 5 फेजेस होते हैं। मैंने तब तक ध्यान से नहीं देखा, उसके बाद ध्यान से कई दफा मैं जाने लगा उनके कलर देखने के लिए। तो मैं बिजी रहूंगी, फिर मुझे परसों 2 दिन के बाद उड़ीसा जाना है, और फिर और कहीं जाना है, फिर इलेक्शन 3 महीने में होने वाले हैं। तो हमारी उस वक्त जो स्टेट गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और उनकी ऐसी थी, तो मैं जाऊं क्या नहीं। मैंने कहा ये तो प्राइवेट फंक्शन है, कौन सिक्योरिटी का है, सुबह जाइए। तो वो उधर दूसरे दिन गई और मैं साउथ गया। ये हमारी आखिरी जो मुलाकात थी, वो डिस्कशन था एलपीटीज एचपीटीज को, इसको आधुनिक कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ही किया। राजीव गांधी के आगमन में हुआ, उनके राव साहब के में तो लिबरलाइजेशन हुआ, तो उसमें फिर आप लोग दाखिल हुए, सब लोग। सबसे ज्यादा तो मेरा इनके साथ इंटरेक्शन रहा जब ZTV में थे, पुराना ZTV, आज का ZTV नहीं, ये भी 3:30 बजे। तो ये शायद कारण रहा था। उधर से मैं देख रहा था श्रीनगर में बड़गांव से गुड्स ट्रेन, पहली गुड्स ट्रेन आज से लेकर दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो उसमें मंत्री के बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसका उद्घाटन किया। तो आदमी एक है, वो दिल्ली जाए, बिहार जाए, श्रीनगर जाए, तो इसलिए ज्यादा उनकी प्रायोरिटी को हम समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमें बुरा मानना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी है। और ऐसा वैसा हम लोग के साथ जब मंत्री होते थे, तो पीएम की तो सबसे ज्यादा उसके फंक्शन में जाना, और उनके डिपार्टमेंट का अगर कोई फंक्शन हो तो जाना जरूरी। 3-4 चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अभी कंपटीशन, दूरदर्शन को कंपटीशन में सरवाइव करना। एक जमाने में मोनोपोली थी, फिर कंपटीशन था,
लेकिन अब कंपटीशन, हम जरा नीचे हैं कंपटीशन में पुराने लोग। लेकिन अभी भी दूरदर्शन के दर्शन दूर से बहुत होते हैं, बहुत सारे दूर दराज इलाकों के लिए, ट्राइबल इलाकों के लिए, गरीब लोगों के लिए। गरीब लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट चैनल का, कब ये पैसा मांगेंगे। आज मैं देखता हूं कि वो उस चीज के भी पैसे जब आप इस्तेमाल करते हो, मोबाइल, इसका बिल रह गया, उसका बिल रह गया, मोबाइल बनाया, सीधे टेलीफोन दिया तो टेलीफोन चार्ज करो, 50 चीजों के करो, कौन तुम्हारा हिसाब रहेगा, मोबाइल पे ये आ रहा है, इसका बिल आ रहा है, उसका बिल। तो ये दूरदर्शन में एडवांटेज है कि ये बिल नहीं, लेकिन उसको मॉडर्नाइज करना की जरूरत है। अब डिजिटल का जमाना है, नए टेलीविजन सेंटर्स खुलने चाहिए और उन विभागों में खुलने चाहिए जहां जागृति लाने की, एग्रीकल्चर और एजुकेशन को थ्रस्ट करने की जरूरत है। हमारी जो संस्कृति है जो बिल्कुल डाइल्यूट हो गई है। एक वक्त में बर्तानिया जब हम जाते थे तो सुनते थे कि ये बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया, तो अब ये माँ बाप के साथ, हम हिंदुस्तानी लोगों के साथ रहते थे तो वो कहते थे हमें हमारे बच्चों को समझाओ, ये भी किया। लेकिन आज तो यही है, हमारे यहाँ से भाग जाते हैं यही, और शादी होती है तो कुछ नई शादियां नौजवानों की होती तो 2 महीने कट गए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कुछ चीजें हमारी कॉमन है, चाहे हमारे धर्म भिन्न भिन्न, लेकिन कुछ चीजें हमारी जो थी उसमें एक थे, खाने पीने में एक थे, ब्याह शादी ब्याह में एक थे, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की इज्जत करना। ये बहुत, कितने घर आज हमारे हिंदुस्तान में जहां पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन इकट्ठे रहते हैं। तो दूरदर्शन में एक और एडवांटेज है, अब ये मोबाइल जो है इसके बगैर रहा भी नहीं जाए, लेकिन इसका दुश्मन कोई है ही नहीं। एक जमाना था जो रामायण महाभारत हम देखते थे या हिंदुस्तान देखते थे या बुनियाद देखते थे या दूसरी चीजें देखते थे, उसने कंट्री को इकट्ठे लाया। शुरू में तो पूरा मोहल्ला देखता था, दुकान पे 50 दुकानें थी, सब दुकानों के पास टेलीविजन नहीं था। मैंने 400 300 दुकानों को भी लखनऊ में और इलाहाबाद में देखा है। 400-500 लोग हैं जो एक दुकान पे देखते हैं। विलेजेस में तो 5-5, 6-6, 10-10 गांवों आते थे देखने के लिए प्रोग्राम। तो देश को जोड़ा था, लोगों को जोड़ा था, गांवों को जोड़ा था, शहरों को जोड़ा था। आज बीवी को पति से और माँ बाप को बेटा बेटी से, दादा दादी तो किसी खाते नहीं है, 4 आदमी हैं, बीवी एक कोने में, बेटा दूसरी कोने में, बेटी जिसे सब देख रहे। अरे खाना खाओ, किसी ने सुना नहीं। अरे ऊपर उठो, नाश्ता खाओ, किसी ने सुना नहीं। अरे फिर माँ जाएगी और पकड़ के रहेगी, खाना खाओ, और कोई जरा तेज माँ हो तो वो हाथ से खींच लेगी और फेंक भी देगी। तो ये हमारी कल्चर की जरा, और मैं देखता हूं कि विदेश में ये बीमारी नहीं है। ये लगता है नई नई बीमारी है तो ज्यादा वाइड स्प्रेड है, तो इसका इलाज भी बहुत जल्दी करना है। आपने कभी नहीं रखा मोबाइल फोन? आप तो कभी रखते ही नहीं? मैं तो कई साल नहीं, मैं तो अभी 4-5 साल से रखता हूँ। मैं तो बहुत दफा इससे करता था, बल्कि जो ज्यादा करते थे मैं उनसे भी बहुत दूर रहता था, क्योंकि मुझे दिखता था कि यहाँ जिसके पास मोबाइल आए उसने जैसे देखा ही नहीं है कुछ। जैसे बीमार होता था पहले वक्त में, आज तो नहीं, आज डॉक्टर उसी वक्त खाना देते हैं, पहले 30 दिन उसको भूखा रहो। तो ऐसा फिर जैसे जंगल से निकलता था तो ऐसे जगता था खाने पर साबूदाना के बाद। तो वही है कि जैसे हमने मोबाइल देखा नहीं है तो उसको छोड़ो ही नहीं, उसका आंखों पर क्या असर है। तो टेलीविजन के लिए ये एग्रीकल्चर, दूरदर्शन के लिए, क्योंकि आप टेलीविजन
आप इन सुधीर को तो नहीं बोल सकते, इनको तो पैसे कमाने हैं, इनके मालिक को, इनको तो अपनी तनख्वाह से गर्ज है मेरा पैकेज ठीक है कि नहीं, और वो सब प्राइवेट चैनल का ही है। लेकिन दूरदर्शन के लिए जिम्मेवारी देश की भी है, समाज की भी है। आप प्रसार भारती से मेरा निवेदन आपसे ये होगा कि एग्रीकल्चर को नई पीढ़ी बिल्कुल छोड़ गई है, एबीसी नहीं जानती ही नहीं, करना तो अलग बात। मैं फूल में अभी से दावत दूंगा, कभी सबको लाइए। मेरा फरवरी 15 फरवरी से 15 मार्च तक मैं कई दशकों से नंबर 1 आता हूँ दिल्ली फूल लगाने में। 34-35 किस्म के होते हैं सब। पीएम ने तो अपनी स्पीच में भी मेंशन किया था जब हम रिटायर हुए थे, तो अभी भी आते हैं, हर पार्टी के आते हैं। मेरे पार्टी वार्टी का कोई लेना देना सोशल चीजों के लिए कुछ जाली साहब आती। लेकिन मैं अपने बच्चों को पकड़ के लाता हूं, इसको देखो, दोस्तों को दिखाने के लाएंगे फूल, लेकिन सीखेंगे जरा नहीं। मैं अपने बच्चों से शुरू करता हूं फूल लगाना, और वो भी दे देगा। तो ये अगर आप एग्रीकल्चर का, वैसे जमीन खत्म होती जा रही है, जो हमसे लोगों से बची थी वो ऊपर वाला साफ कर रहा है, खास करके पहाड़ी इलाकों में। जो बचेगी भी और जो गांवों में हमारे लोग रहेंगे, उनको तो कुछ जमीन चाहिए, उनको तो रहना। एग्रीकल्चर पता कलामी की माफी चाहती हूँ, दूरदर्शन जिस स्टेज पे है, अगर उसने एग्रीकल्चर या कृषि दर्शन शुरू कर दिया तो वो बंद हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है। अब स्टाफ का रिक्रूटमेंट कहाँ है? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, अभी जिस हालत में पहुँच गया है, तो वो अब कृषि दर्शन शुरू करते हैं, हम उसका फिनाले कर देंगे यहाँ पे। आज दूरदर्शन का समापन समारोह है। तो अब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर पहले ही प्रोग्राम में था, एजुकेशन में उसी में मैं 66 साल पहले नहीं, जो आप पीछे जाना चाहता हूँ। आप उन पे ही जिम्मेदारी डाल रहे हैं, आप उनको मुश्किल में डाल रहे हैं। वो तो नहीं बोलेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं। सबको बताइए कि अगला समापन समारोह क्या है। खैर मोमिना आप आशीर्वाद दीजिए। मैं देख रहा था कि दूरदर्शन के मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत स्टेप्स लिए जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए, ओटीटी डिजिटल वगैरह वो करने की आज जरूरत है। मैं एक दफा आपको फिर बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जो आपका गोल्डन पीरियड था, उस गोल्डन पीरियड में आप और आप ऐसे बहुत सारे साथी, आप पढ़ते भी थी, राइटर भी थी, लिखती भी थी, प्रोड्यूसर भी थी, सब कुछ थी, और आपने इस काम को आप छोड़िए नहीं, इस काम को जारी रखिए। इसके बाद रेडियो का लिखिए, इसके बाद और कुछ चीजें लिखिए, और सिर्फ रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ताकि हमको, हिंदुस्तान के लोगों को जो भी हम लिखें उसमें डेट, कोशिश करें डेट निकालने, ईयर निकालने की। हमको गूगल की स्टोरियाँ, जो कोई एक आदमी फीड करता है वो गलत है या ठीक है, उसके पास कौन सा भगवान का करिश्मा है, वो देखने की जरूरत नहीं, ऑथेंटिक। और एक हमारा ग्लोबल CNN हम देखते हैं, अल जजीरा देखते हैं, BBC देखते हैं। क्या वजह है कि हमारे पास इतने सब चैनल होकर भी जब एक टेलीविजन एक दिखाता है, दूसरा देखना है तो हमको BBC जाना पड़ता है, या CNN देखना पड़ता है, या अल जजीरा देखना। अल जजीरा अरब को छोड़कर बाकी जगह न्यूट्रल ही है, वो स्वभाव भी है उनका। लेकिन ये क्या वजह है कि इतने साल बाद भी हम यहाँ एक क्रेडिबल चीज नहीं बन पाए कि ये है सच, क्योंकि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए क्योंकि एक इसकी टेलीविजन को हमको एक इंटरनेशनल चैनल बनाने की जरूरत है, और जिसको दुनिया के लोग हमारे चैनल को कोट करेंगे। ये 20 देखो, या इंडिया इंटरनेशनल देखो, या जो भी नाम दे देंगे उसका, इंटरनेशनल है बहुत सारे, लेकिन सरकारी होना चाहिए और उसका क्रेडिबिलिटी
पूरी होनी चाहिए। सरकार के विपक्ष के कुछ भी मतभेद हो, जब तक डेमोक्रेसी है वो रहती रहेगी, वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन एक वॉइस ऑफ हो, जो देश की वॉइस हो, दुनिया की वॉइस हो, जो सच हो, उस सच से न हटे, ये एक बहुत जरूरी है। बोलने की थोड़ी आजादी और दिखा दीजिए तो हो जाएंगे। बोलने की आजादी है, जो बोलते हैं उनको आजादी है, जो नहीं बोलते वो डर जाते हैं, जो लोग बोलते ही नहीं। प्रोग्राम की तरफ से कह रहे हैं, I'm not talking about the- मेरी अगर 7 साल एज लीडर अपोजिशन तकरीरें देखेंगे पार्लियामेंट में और पीएम के सामने, आप देखिए ऑडियो वीडियो है, ऑडियो आप वीडियो देखिए, तो मैं तो फिर दुनिया में ही नहीं होना चाहता। मुझे किसी ने पूछा, हाँ पर्सनलाइज आप पर्सनल, मैं कभी पर्सनल अटैक नहीं करता हूँ। नीतियों की जितनी करता था मुझसे ज्यादा नहीं। तो मुझे लगता है नीतियों पे कोई करना, आप पर्सनल अटैक करता तो चोर है, तू ये है, तू काना है, तू अंधा है, तू गंदा है, तो वो एक तहजीब, वो हमारी कल्चर सभ्यता के भी खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है, और उसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा ओकेजन था कई साल के बाद, और आप सब ने मिलकर किया कि सब सोच के लोग यहाँ हैं, वो अंदाजा में लगा सकता हूँ। लेकिन इस सोच में भी हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, ये देश हमारा है, हमें गौरव है अपने मुल्क पर, इसी को बढ़ाना है। और इस वक्त खास तौर से जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, इंटरनेशनल, ग्लोबल, और ग्लोबल का हम नेशनल पर भी असर पड़ रहे हैं, उस ग्लोबल प्रॉब्लम से मेरे ख्याल में इतना कभी नहीं था जितना आज हम, उसके लिए और इकट्ठे रहने की और एक आवाज, हमारे मतभेद होते रहेंगे, राजनीतिक मतभेद तो रहते रहेंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो मतभेद हैं वो होते रहेंगे, लेकिन एज इंडियन हमको फर्स्ट एज इंडियन एंड लास्ट एज इंडियन एक होकर मिलके उसमें जद्दोजहद करनी होगी। और ऐसे इवेंट्स हों जो हमारे इतिहास को, जो पुरानी चीजें हैं, जो भी है, चाहे किसी के दौर में भी, इवन 47 से पहले भी अगर अच्छी चीजें हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर उस हर दौर में अच्छे लोग भी रहते, बुरे लोग रहते, मैं उस चीज के खिलाफ हूँ कि कोई आजादी से पहले कोई जमाने की, किसी का 200 साल रहा, किसी का 300, उसमें भी 1-2 आदमी ऐसे अच्छे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ऐसी इमारतें, ताजमहल, हम पूरी दुनिया का सुपर पावर हो, हमें ताजमहल नहीं बना पाया। ब्रिटिश ने पूरी दुनिया पर रूल किया, लेकिन ताजमहल पर नहीं कर पाया। तो ऐसी जो चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो किसी दौर का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी राजनीति का, किसी का सोच हो, कि एक जिससे एक एसेट बने देश के लिए। मैं एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि वो एसेट है। टूरिज्म मिनिस्टर हूँ, तो दुनिया में अगर मैं कहीं जाता था तो क्या देखने आओगे? ताजमहल। कहीं अफ्रीका जाओ, यूरोप जाओ, वेस्ट जाओ, ईस्ट जाओ, तो जाओ, ताजमहल। उनको मालूम नहीं कि उनको किसने बनाया, कि उसको मालूम है इंडिया में। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो अच्छा काम होता है वो हर अच्छा आदमी करे, उसका धर्म, जाति, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। और एक दफा आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। I'm extremely grateful. Values have gone down, and Ashok Tandon ji is here. He represents Prasar Bharati. हमारी आपसी दूरदर्शन का झंडा नीचे ना होने दें। हमने बड़ी मोहब्बत और मशक्क़त से इसे लहराता हुआ रखा था, और हम चाहते हैं कि उसी शान आन बान से उसे आप ऊंचा रखें। I will request the editor-in-chief of Om Publications to. Shira. I was all of 14 when my dad bought us our first black and white TV set, a 14-inch set of Crown TV. We have all forgotten those times. As a vote of thanks, I have just written a few lines on Doordarshan in the 80s. I grew up in that era.
Evenings gathered like monsoon clouds, the square of light humming to life, grainy yet brighter than any lamp we lit. Voices floated steady, unhurried, as though they knew the silence in our rooms. Anchormen and women, almost family, their faces waiting in the corners of memory. Minu, Sarma, Sheila, Raman, names softened with the aroma of dinner, with the rustle of newspapers folded away. Chitrahar, Krishi Darshan, Bunyad, Hum Log, not shows but ceremonies of the hour. The world arrived in cautious hues, and we, gathered in its glow, did not know how rare it was, that innocent hush, that golden stillness. I miss that. In this era, I miss that. And that's why I'd like to propose a thank you, first of all to Ajay, who forwarded Sheila's mail to me saying, please look at this, we should do it. And for me, names like Sheila Chaman, Salma Sultan, Minu Tarwar, they were our first crushes. You know, at a time, we didn't have anything else. They were the names we hushed in whispers to our friends. यार मीनू तरवार के साथ मिलना है, यार शीला चमन के साथ. I'm thankful to Ajay for that. I'm thankful to Sheila ji for doing this book and bringing alive that wonderful era that we grew up in. I'm thankful to Vijay Jolly ji for allowing us this platform of Delhi Study Group to organize this, and I'm thankful to Shri Ghulam Nabi Azad Sahab for his wonderful exposition of that wonderful, wonderful golden era. Thank you all for being here, for allowing us to relive a part of what we have lost. Thank you. Please, Shantanu, please get your cup of tea, come back, and Shantanu will talk about the book. And if you have any questions also, we'll take those questions as well. Sir, may I request you to please come and sit with us. आपके पास वक्त है? बिल्कुल. Please join us.